गुड डे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट 1 का पेपर फर्स्ट करा रही हूँ, जिसके अंदर हम सेकंड यूनिट शुरू कर चुके हैं, जिसके हमने 2-3 लेक्चर पढ़ लिए और उसी के उस चैप्टर का नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत। उसी के अंतर्गत हमने पिछले लेक्चर में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन एंड एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का अध्ययन करेंगे, यानी वेगों का लॉरेंस रूपांतरण कैसे किया जाता है और उनका योग कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी वो ये थी कि x डैश बराबर गामा x माइनस वी टी, वाई डैश बराबर y, z डैश बराबर z और t डैश बराबर गामा t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, डिराइव कर लिया था। और हमने ये देखा था कि जब v का मान c से बहुत ज़्यादा कम होता है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में, गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों में बदल जाती है। आज हम इन्हीं समीकरणों की मदद से हम वेग का रूपांतरण करेंगे। तो इसके लिए हम पुनः वही हमने कंडीशंस मानी है कि दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है S और S डैश, और S डैश जो है वो t बराबर 0 पर s के ऊपर संपाती रहता है, और जैसे ही आप टाइम शुरू करते हो कैलकुलेट करना तो वो x दिशा में नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से x डायरेक्शन में धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर देता है। और ये इसी के संदर्भ में हमने x डैश, y डैश, z डैश, t डैश का संबंध x, y, z, t से निकाल लिया था। तो उन्हीं को हम आगे काम में ले लेंगे। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशंस है ये है वापस से लिखी हुई है। अब इनकी मदद से आप वेग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन सभी समीकरणों का अवकलन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो पहले क्या हो जाएगा, dx डैश बराबर गामा dx माइनस वी टी, dy डैश बराबर dy, dz डैश बराबर dz और dt डैश बराबर गामा dt माइनस v dx अपॉन सी स्क्वायर। v और c दोनों ही कांस्टेंट है, इसलिए इनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब हम वेग निकालने से पहले हम वेग को डिफाइन करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, s निर्देश तंत्र में जो वेग हैं तीनों दिशाओं में, उनको हम मान लेते हैं ux, uy और uz, और s डैश निर्देश तंत्र में जो तीनों वेग हैं उनका मान हम मान लेते हैं ux डैश, uy डैश और uz डैश। तो ux का मान क्या होगा, ux डैश का मान होगा dx डैश अपॉन dt, uy डैश का मान होगा dy डैश अपॉन dt डैश, और uz का मान होगा dz डैश अपॉन dt डैश। ऐसे ux का मान होगा dx अपॉन dt, uy का मान होगा dy अपॉन dt और uz का मान होगा dz अपॉन dt। तो अब हमारे को संबंध क्या निकालना है, हमें संबंध यहाँ पर एक बार आप थोड़ा सा गौर कर लीजिए। यहाँ पे एक्चुअल में इन्होंने dt लिख रखा है, यहाँ dt लिखा हुआ है, यहाँ भी dt लिखा हुआ है, जबकि ये गलत है। इधर dt डैश होना चाहिए तीनों में, यानी u जो वेलोसिटी, ux डैश वेलोसिटी तब निकलेगी जब dx डैश का dt डैश के सापेक्ष अवकलन होगा, ठीक है। और ऐसे ही ux निकलेगा dx अपॉन dt से। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, ux डैश आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, dx डैश अपॉन dt डैश। तो dx डैश अपॉन dt डैश निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये dx डैश है और ये dt डैश है, दोनों को भाग लगा देते हैं। भाग लगा दिया यहाँ पर, तो ये आपका गामा तो कैंसिल आउट हो गया, dt हमने कॉमन ले लिया,
कॉमन लेने के बाद कुछ ये स्वरूप आपके पास आ गया, dt फिर कैंसिल हो गया। अब देखो dx अपॉन dt को हम ux लिख सकते हैं, ux लिख दिया, माइनस v लिख दिया, माइनस v ux अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका पहला रूपांतरण आ गया, ux डैश और ux में संबंध आ गया। इसी प्रकार आप dy डैश अपॉन dt का भी निकाल लेते हैं, तो dy डैश और dt डैश इन दोनों को आपस में भाग लगा देते हैं, लगा दो तो ऊपर तो dy हो जाएगा और नीचे dt डैश का मान आ गया। अब इसके अंदर भी हमने dt को कॉमन ले लिया, कॉमन लेने से ये कुछ ऐसा आ गया, तो dy अपॉन dt को हम uy लिख सकते हैं, uy लिख लिया, गामा रह जाएगा 1 माइनस वी ux अपॉन सी स्क्वायर हो गया। अब इसी प्रकार आप z को भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा कि गामा जो है वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है, तो अगर उसका मान रख देंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, तो ये कुछ ये स्वरूप ले लेगा uy डैश। इसी प्रकार से हम dz डैश का भी निकाल सकते हैं, dz डैश अपॉन dt डैश, ये भी बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा, d है ना, dz अपॉन गामा dt और ब्रैकेट में टर्म, और इसको भी अगर हम अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली uz डैश बराबर uz अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में टर्म आ जाएगी 1 माइनस वी ux अपॉन सी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके क्या आ गए, आपने क्या निकाल लिया अब तक, ux डैश, uy डैश और uz डैश। तो ये तीनों समीकरण जो 8, 9 और 10 से प्रदर्शित है, ये वेग का लॉरेंस समीकरण, लॉरेंस रूपांतरण समीकरण, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती हैं। अब इसका व्युत्क्रम अगर आप निकालना चाहते हो, व्युत्क्रम का मतलब अगर आप इनवर्स निकालना चाहते हो uz की मदद, uz uy और ux निकालना चाहते हैं ux डैश, uy डैश और uz डैश की मदद से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली v की जगह माइनस v प्रतिस्थापित करके, चेंज करके आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ux बराबर ux डैश प्लस v 1 प्लस वी ux डैश अपॉन सी स्क्वायर, इस ये वैसा ही रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही uz के अंदर भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया, अपन दोनों रूपांतरण समीकरण निकाल ली, वेग का रूपांतरण समीकरण x y z की मदद से, ux uy uz की मदद से ux डैश, uy डैश, uz डैश निकाल लिया, और हमने ux डैश, uy डैश और uz डैश की मदद से ux uy uz भी निकाल लिया। तो ये हमने दोनों रूपांतरण कर लिए। अब इनसे हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, वो देख लेते हैं। तो वो कंक्लूजन्स क्या हैं, सबसे इसमें 3 स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए। सबसे पहली स्थिति है जब v और ux प्रकाश की वेग की तुलना में बहुत कम हो, यानी v क्या है, v है हमारा s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस वेग से चल रहा है, और ux डैश क्या है, ux डैश उस पार्टिकल की वेलोसिटी है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, यानी जिस लाइट का या पल्स का हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी है x दिशा में। अगर इन दोनों का मान c की तुलना में बहुत ज़्यादा कम हो तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर हम v ux अपॉन सी स्क्वायर को देखें तो सी स्क्वायर बहुत बड़ी राशि हो गई, v ux दोनों छोटी राशियां हो गई। तो ऐसी स्थिति में इस फ्रैक्शन का जो मान है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर ये मान बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, अभी हम उसको देख लेंगे। साथ ही साथ हम एक चीज़ और देखेंगे, इस स्थिति में गामा का मान 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गामा क्या है आपका, गामा हमारा होता है अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर सी का मान वी की तुलना में बहुत बड़ा है तो ये राशि नगण्य हो जाएगी। ऐसी स्थिति में गामा का मान 1 हो जाता है। तो हम दो कंडीशन, दोनों चीजें ले ली हमने। क्या ले लिया, एक तो वी यू एक्स का मान, वी और यू एक्स का मान सी की तुलना में बहुत कम हो जाने के कारण एक तो ये राशि 1 से बहुत छोटी हो गई, दूसरी गामा का मान 1 हो गया। अब ये दोनों ही मान हम उपरोक्त समीकरण, कौन सी, ये जो 8, 9, 10 हमने निकाली थी, इनमें रख देते हैं। समीकरण 8 में रखेंगे, 9 में रखेंगे और 10 में रखेंगे। तो सबसे पहले 8 के अंदर अगर हम इस राशि को नगण्य मान लें तो आपके पास यू एक्स डैश क्या आ जाएगा, यू एक्स डैश आ जाएगा यू एक्स माइनस वी। अच्छा, दूसरी बात है, इक्वेशन नंबर 9 को देखें। इसमें आप गामा का मान जो है उसको 1 कर दीजिए और इस मान को भी हटा दीजिए। ऐसी स्थिति में यू वाई डैश यू वाई के बराबर हो जाएगा। और तीसरा केस है हमारा समीकरण 10 में। इसमें भी ये जो गामा का मान है इसको 1 कर दो और ये जो डिनोमिनेटर में ये मान है इसको नगण्य मान के हटा दो, तो यू जेड डैश बराबर यू जेड हो गया। तो अब ये देख लीजिए, इसके अंदर यही समीकरणें आ रही है। यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी, यू वाई डैश बराबर यू वाई और यू जेड डैश बराबर यू जेड। तो अब ये अगर आप इक्वेशन देखें तो ये वैसी ही इक्वेशन है जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर या गैलीलियन रूपांतरण में प्रदर्शित थी। और ये गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हमने कह रखा है कि वो उस वक्त वेग को रिप्रेजेंट करता है जब उसका वेग जो है वो, जो उसकी वेलोसिटी है पार्टिकल की, वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम होती है। तो हम ये कह सकते हैं ये कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण समीकरण है वो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में बदल जाती है। इससे ये प्रूव होता है कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल तभी लागू होगी, तभी सत्य है, जब एक तो निर्देश तंत्र एस डैश का वेग और कण पी का वेग, दोनों का वेग प्रकाश की वेग की तुलना में बहुत कम हो, तब तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ने लागू होंगी। लेकिन अगर तंत्र का वेग कह लो या कण का स्वयं का वेग कह लो, दोनों के वेगों में से कोई भी वेग अगर प्रकाश के वेग के बराबर है तो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण उन पर नहीं लगेंगी, सत्य नहीं रहेंगी। ये पहला इंपॉर्टेंट केस हमें प्राप्त होता है। अब दूसरा केस हमारा है कि हमने ये मान लिया एस डैश जो निर्देश तंत्र है वो प्रकाश के वेग से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यू एक्स डैश का मान सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल अगर पी के अंदर बैठा है तो हमारा जो, नहीं हमने गलत बोल रही हूँ मैं, ये मान रहे हैं हम कि जो कण जो है वो खुद प्रकाश की वेग से गतिशील है। तब हमने ये मान लिया कि यू एक्स डैश का मान सी है। तो यू एक्स डैश का मान सी रख देते हैं, तो आपका जो फॉर्मूला उसमें सी रख दिया, यहाँ सी रख दिया, और ये यू एक्स माइनस वी और ये ऐसा कैसा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करा। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आप खुद करके भी देख सकते हैं कॉपी में। स्टेप बाय स्टेप अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम वास्तव में क्या पाते हैं, यू एक्स बराबर सी मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एस निर्देश तंत्र में कण का वेग प्रकाश के वेग सी के बराबर ही होगा। यानी अगर वो कण सी प्रकाश के वेग से चल रहा है तो एस डैश फ्रेम में अगर उसकी वेलोसिटी सी है तो एस फ्रेम में भी उसकी वेलोसिटी सी ही दिखाई देगी। यानी अर्थात कण का वेग सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश के वेग के बराबर होगा तथा निर्देश तंत्रों के मध्य सापेक्ष गति पर निर्भर नहीं करेगा। ये इम्पोर्टेंट चीज हो गई। यानी अब एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष गति कर रहा है या नहीं कर रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टिकल सी वेलोसिटी से ही चलता हुआ दिखेगा सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर।
अब तीसरा केस हम कर लेते हैं, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि यदि s डैश निर्देश तंत्र का वेग v प्रकाश के वेग c के बराबर हो। अब मान लो फ्रेम जो है वो c वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या होगा? तो ux डैश बराबर ux माइनस सी, हमने यहाँ पर c लिख लिया और इसको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करते जाते हैं, तो ux डैश का मान माइनस सी प्राप्त होता है। तो माइनस सी प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या हो गया? अर्थात जब किसी निर्देश तंत्र में कण के वेग v का प्रकाश के वेग c के साथ संयोजन किया जाता है तो परिणामी वेग c ही प्राप्त होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये ux डैश का मान c ये प्राप्त हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो कण का स्वयं का खुद का वेग है वो भी c के बराबर ही प्राप्त होगा। तो ये चीज जो है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या रिजल्ट है? ये रिजल्ट ये शो करता है कि चाहे तंत्र का वेग c हो चाहे कण का वेग c हो, जो मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त होती है वो c ही प्राप्त होती है। परिणामी वेग हर स्थिति में c ही हमें मिलता है। अतः वेग की अधिकतम सीमा जो प्रकाश का वेग c ही है। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जिसे हम कहते हैं आइंस्टीन की वेग के संयोजन की प्रमेय। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम which says that this is addition of velocity according to Einstein. This is Einstein theorem of addition of velocity, which says that the maximum velocity that a particle can attain is equal to the velocity of light. This can be achieved either if the particle is moving with velocity of light or if the frame of reference is moving with the velocity of light. In both cases the resultant velocity comes out to be equal to c only. So in this lecture what we have discussed how to transform using Lorentz transformation equation. How can we obtain the transformation equations for velocities, and we have discussed the important theorem of addition of velocities. तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा? हमने इस लेक्चर में एक तो सीखा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की मदद से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वेग रूपांतरण समीकरण कैसे निकाला जा सकता है, और हमने आइंस्टीन के वेग के संयोजन की प्रमेय क्या कहती है और बाकी उसके क्या इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स हैं, ये हमने सीखा। अब अगले हम उस चैप्टर के अंदर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।